एक लोकसभा और एक एमएलसी जीतन राम मांझी को देगी। तमाम पार्टियां जात की राजनीति करती, मैं फल्ला जात का नेता, मैं फल्ला जात का नेता। मुझे नहीं लगता है कि इस लोकसभा जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग ने जो डिमांड्स रखी है उसे डील करने में ज्यादा समय बीजेपी को लगेगा। मुकेश सहनी का भी डिमांड बड़ा है, चिराग के बराबर। एक तो चिराग को डील नहीं कर पा रही है बीजेपी, ऊपर से चिराग के बराबर सीट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई। जी हां, उन्होंने दिल्ली जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब हम जो है वो एनडीए का हिस्सा होगी। इस मुलाकात में नित्यानंद राय भी मौजूद रहे और साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी भी मौजूद रहे। लेकिन बता दें कि एनडीए में शामिल होने को लेकर जीतन राम मांझी के कई लोगों की निगाहें टिकी थी और अब इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो एनडीए में शामिल होने को लेकर है। तो इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे देशवा न्यूज के संपादक अमित झा मौजूद हैं और साथ साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार देवांशु मौजूद हैं। बात करते हैं इन लोगों से। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सर, जिस तरीके से एनडीए में अब शामिल होने की बात जो है वो जीतन राम मांझी और संतोष सुमन मांझी ने कह दी है और काफी दिनों से जब से उनकी मुलाकात इससे पहले अमित शाह से हुई थी तो नजरें टिकी हुई थी सबकी कि क्या होगा, कयासों का दौर तेज था और अब साफ हो गया है कि एनडीए में शामिल होंगे जीतन राम मांझी। क्या कहेंगे? अजय, निश्चित रूप से देखिए दक्षा, बिहार की सियासत के लिए बड़ी खबर है और जिस तरह से जीतन राम मांझी ये बयान देकर दिल्ली गए थे कि हम तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे बल्कि राहुल गांधी से भी मिलेंगे, मायावती से भी मिलेंगे, अखिलेश यादव से भी मिलेंगे। लेकिन उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और तमाम लोग ये जान रहे थे कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है वो बनाने की कोशिश थी। अमित शाह से मुलाकात हुई, 45 मिनट की चर्चा हुई और 45 मिनट की चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि अब जीतन राम मांझी यानी उनकी पार्टी जो है ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा होने जा रही है। और देखिए, जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद ही कयासों का बाजार गर्म था कि मांझी फिर से एक बार पलटी मारेंगे और उसके बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के सामने उन्होंने दबाव बनाया, ज्यादा सीट की डिमांड की, कहा कि भाई हमारी तैयारी जो है 5 सीटों पे चल रही है और उनकी इच्छा भी थी कि जो 23 तारीख की विपक्षी एकता की मीटिंग है वहां भी हमें नहीं जाना है, हमें इनवाइट नहीं किया गया था। तमाम चीजों को लेकर लगातार वो महागठबंधन सरकार के अंदर जो खामियां हैं वो उजागर कर रहे थे। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना रहे थे और वहीं नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कहा था कि आपकी डिमांड पे तभी विचार किया जाएगा जब आप जेडीयू के अंदर अपनी पार्टी का मर्ज करेंगे, गठबंधन के तहत आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे मुख्यमंत्री आवास पे, उसी दिन ये बात हुई थी और उस दिन ही जीतन राम मांझी ने क्लियर कर दिया था कि हम अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। और उसी के बाद ये तय हो गया था कि जीतन राम मांझी कुछ बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। उठाया भी, सबसे पहले अपने बेटे का इस्तीफा दिलवाया, फिर वो राज्यपाल के पास गए, उन्होंने महागठबंधन से समर्थन वापस लिया और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। और दिल्ली रवानगी के बाद जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उस बैठक में देखिए संतोष सुमन भी मौजूद थे, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय भी मौजूद थे और तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई और ये बातें सामने आ रही हैं कि अब जीतन राम मांझी जो है एनडीए का हिस्सा होंगे। यानी बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, 23 तारीख से पहले यानी विपक्षी एकता से पहले बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है नीतीश कुमार को कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे खिलाफ तो हम भी बिहार में अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके विरोधी होंगे वो हमारे दोस्त होंगे। अमित जी, मेरा भी एक सवाल है इस विषय पे। क्या आपको लग रहा है अमित शाह ने उनके मांझी के 5 सीटों की मांग को मान लिया है? क्योंकि संतोष मांझी उनके बेटे जो हैं वो बार बार अपने 5 सीटों की तैयारी को पुख्ता बता रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से देखिए, दबाव की मैंने बात की देवांशु जी, दबाव इसी बात को लेकर नीतीश कुमार पे बना रहे थे जीतन राम मांझी कि देखिए हमारी तैयारी 5 सीटों पे है, हमें 5 सीट चाहिए। देखिए 5 सीट तो देना किसी के लिए मुमकिन नहीं है,
क्योंकि महागठबंधन हो या एनडीए हो, बिहार में देखिए दल ज्यादा है, सीटें कम है, 40 सीट हैं, और जो बड़ी पार्टियां हैं जाहिर सी बात है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के अंदर भी बीजेपी का कहना है कि 30 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं, यानी 30 सीट हमारे पक्ष में और बाकी 10 सीटों में हम तमाम सहयोगी दल को बांट देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप सहयोगी दल का जैसे जैसे दायरा बढ़ाएंगे आपको अपनी संख्या घटानी होगी, यही परेशानी। और महागठबंधन के अंदर तो और परेशानी है, वहां पे दो बड़ी पार्टियां हैं, वहां पे एक जेडीयू है और एक आरजेडी है। वो किसी भी कीमत पे 4 सीट 5 सीट पे तो मानेगी नहीं। दो बड़ी पार्टियां हैं जो अभी बिहार को लीड कर रही हैं, आरजेडी जेडीयू। तो महागठबंधन के अंदर ज्यादा दिक्कत है, उसमें मांझी को 5 सीट दे देते, भाई आप तैयारी 40 सीट पे कर लीजिए ना, उससे क्या मतलब है? मतलब होना चाहिए आप क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स था। जो देखिए मांझी, जो मेरे पास जानकारी है, जीतन राम मांझी ने 3 डिमांड की है उनके सामने, यानी उनके पार्टी से 3 डिमांड हुई है। एक, या तो जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाए, संतोष सुमन को राज्यसभा भेज के केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, और यहां से एक टिकट दिया जाए लोकसभा का। ऐसा संभव है क्या? देखिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी सीटों पर बातचीत डिमांड रख दी गई है, और अमित शाह ने कहा है कि ठीक है इस पे हम विचार करेंगे, लेकिन आपको सम्मान दिया जाएगा। 2-3 शर्त पे चर्चा हुई है, या तो संतोष सुमन को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए और यहां पे एक एमएलसी का सीट दिया जाए और एक लोकसभा और। तो लेकिन जो मेरी जानकारी है या जो मुझे लगता है कि बीजेपी क्या करेगी, एक लोकसभा और एक एमएलसी जीतन राम मांझी को देगी। अमित शाह क्या इतना तजब्बू देंगे मांझी को यहाँ पे? देखिए तवज्जो यहाँ पे नेता को नहीं दिया जा रहा है, आप समझिए इस चीज को। तो सीटों को लेके ही हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे जो वोट समीकरण है ना, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, बिहार में एक चीज सबको समझना होगा कि यहाँ पे जो क्षत्रिय क्षत्रप है उनका वैल्यू क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाति की राजनीति करते हैं। आप किसी भी रीजनल पार्टी को उठा के देख लीजिए, हाँ ठीक है विकास करते हैं, विकास की बातें होती हैं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो तमाम पार्टियां के एजेंडे में शामिल है। लेकिन सबसे पहले एजेंडे में क्या शामिल है, और खासकर रीजनल पार्टियों की जात। हाँ, तमाम पार्टियां जात की राजनीति करती है। मैं फलना जात का नेता, मैं फलना जात का नेता, उपेंद्र कुशवाहा इस जाति के नेता, चिराग पासवान इस जाति के नेता। बिहार में मांझी समुदाय को रिप्रेजेंट क्या जीतन राम मांझी ही कर रहे हैं जी? निश्चित रूप से देखिए आज के डेट में तो ये मानना होगा। तो जेडीयू तो नहीं मान रही है इस चीज को? नहीं, जेडीयू नहीं मान रही, और यही तो कारण है कि जेडीयू लेकिन उसका कार्ड तो खोज रही है ना, उसका कार्ड के तो एक तरीके से बोले तो वो रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए माना जाता है तमाम पार्टियों में तमाम जात के नेता होते हैं, लेकिन अस्तित्व किसका है, कद किसका है। और अगर जीतन राम मांझी जैसे ही संतोष मांझी इस्तीफा देते हैं देवांशु जी, रत्नेश सदा के तुरंत उनके रिप्लेसमेंट में तौर पे रत्नेश सदा को तुरंत मंत्री क्यों बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि मांझी के जाने का इफेक्ट गलत नहीं पड़े वोटरों में, कि हमने भाई मांझी समाज को तुरंत प्रतिनिधित्व दिया। आज हम पार्टी को क्यों तोड़ा जा रहा है, 2 दिन से जेडीयू में ज्वाइनिंग करवाई जा रही है हम पार्टी के नेताओं को, क्यों? ताकि ये संदेश दिया जाए कि भाई उसके बाद दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को जेडीयू शामिल करवाती है अपने पार्टी में। और ये घोषणा जो खबरें सामने आ रही हैं कि दशरथ मांझी के बेटे जो हैं वो गया से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वहां पर संतोष सुमन ही क्यों नहीं खड़े हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस लोकसभा जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। वो या तो राज्यपाल जाने के मूड में है, बनने के मूड में है, या राज्यसभा जाने के मूड में है। संतोष सुमन हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव गया से लड़े, तो उनके खिलाफ दशरथ मांझी के बेटे को उतारने की तैयारी जेडीयू ने कर ली है। तो मांझी समाज का तो वोट है ना, और तमाम पार्टियां चाहेंगी कि इस समाज के वोट को, पासवान समाज के वोट को, मल्लाह समाज के वोट को हम कैसे अपने पाले में करें, क्योंकि लड़ाई तो इंटरेस्टिंग होनी है बिहार के अंदर। तो ऐसे में अमित शाह तवज्जो जरूर देंगे, कितना देंगे इसलिए क्योंकि ऐलान नहीं हुआ है, और संतोष सुमन ने भी कहा है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले पे बाद में बातचीत होगी। यानी डिमांड रख दी गई है, ये आश्वस्त कर दिया गया है कि आप आइए, आपको सम्मान दिया जाएगा। आपकी अगर 100% नहीं तो आपकी 70% 75% डिमांड मानी जाएगी। लेकिन ये अब तय हो गया है कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ होंगे और नीतीश, लालू, तेजस्वी का बिहार में मुकाबला करेंगे। जी सर, तो देखिए जीतन राम मांझी की तो एनडीए में शामिल होने की खबरें सामने आ गई, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान के भी एनडीए में शामिल होने की जो चर्चा है वो काफी दिनों से चल रही है। और आपको याद होगा कि एक बार
चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा था कि अभी तो यही चर्चा का विषय है कि हम शामिल होंगे या नहीं। तो अभी तक चिराग पासवान शामिल नहीं हुए हैं एनडीए में, इससे पहले जीतन राम मांझी की शामिल होने की खबरें सामने आ गई। क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी है वो जीतन राम मांझी को चिराग पासवान से ज्यादा तवज्जो दे रही है? जी देखिए, इसको दो एस्पेक्ट में समझना होगा दक्षा। एक तो चिराग पासवान, मैं ये नहीं कहूंगा जीतन राम मांझी से ज्यादा कद्दावर नेता हैं जी, लेकिन लोकप्रिय, अगर रामविलास पासवान की विरासत की बात करें और लोकप्रियता के हिसाब में बात करें तो चिराग का जो दाव है, जो वेट है, वो मांझी से ज्यादा बड़ा है जी, तो मांझी से ज्यादा डिमांड चिराग की है। जी, तो जिसका कम डिमांड है और ये दिखलाना है कि देखिए हम एक्टिव हैं नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव के तिकरी के सामने, तो बीजेपी ने मांझी को ज्वाइन करवा लिया। पहली चीज। दूसरी चीज, मांझी को ज्वाइन, इसको दूसरे एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। मैंने कहा कि दो एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि एक तो चिराग पासवान का वेट ज्यादा है, उसे डील करने में, क्योंकि चिराग ने जो डिमांड्स रखी हैं उसे डील करने में ज्यादा समय बीजेपी को लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मामला सीट शेयरिंग का है, दूसरा हाजीपुर जो इंपॉर्टेंट मामला है, तीसरा मामला है पारस को हटाने का। अब देखिए, अब दूसरे एस्पेक्ट, इसको वाइसा वर्सा कर दीजिए कि आपने कहा कि ज्यादा तवज्जो मांझी को, तो ज्यादा तवज्जो इसलिए भी बीजेपी दे रही है कि भाई देखिए चिराग को भी प्रेशर बनाया जाए कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है जी। जो हमारे पास जैसे जैसे ऑप्शन आते जा रहे हैं तो हम अपने पास जोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो ना माया मिली ना राम वाली स्थिति जी। तो राजनीति में हमेशा दो तरफा खेल किया जाता है और दो नेता, मैं मान के चलता हूं, केंद्र की राजनीति में अमित शाह और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, हमेशा दो चाल जो है एक साथ चलते हैं और अपने सहयोगियों को कैसे चेक एंड बैलेंस करना है वो इन दोनों नेताओं को बड़े अच्छे से आता है। यही कारण है कि मांझी की डिमांड्स को सुन लिया, उन्हें आश्वासन दे दिया गया, एनडीए में ज्वाइनिंग की घोषणा कर दी गई। हालांकि अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि यह कंफर्म हो गया है जब एनडीए में जीतन राम मांझी ऑफिशियली शामिल होंगे, यानी उनकी पार्टी जब शामिल होगी तो बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़े कार्यक्रम के साथ हो सकता है कि अमित शाह जब आए तब उस मंच पे जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो एनडीए में शामिल हो, तो क्योंकि बड़ा पिक्चर भी तो दिखलाना है लोगों को, लेकिन ये कंफर्मेशन है। तो मैंने वही कहा कि चिराग की जो आपने बात की कि क्या चिराग से ज्यादा तवज्जो, तो उसे दो एस्पेक्ट में समझना होगा। एक तो चिराग की डिमांड भारी है और दूसरा बीजेपी ये भी दिखलाना चाह रही है चिराग को कि आप ही नहीं है, हमारे पास बहुत लोग हैं। जी अमित जी, मेरा एक सवाल और भी है आपसे। बहुत अच्छा, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी और सही जानकारी दी है। मांझी की तो डील तय हो गई, हाँ। अब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान, इनका गठबंधन में आने का ऐलान कब तक आपको लगता है? देखिए देवांशु भाई, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि चिराग को सबसे पीछे रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि चिराग बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, और ये चिराग पासवान जानते हैं। क्योंकि देखिए आज के डेट में सबसे ज्यादा, और दक्षा जो है फील्ड में रहती हैं, चिराग पासवान को कवर करती हैं, उनके पार्टी को कवर करती हैं, और कई विजुअल जब हमारे डेस्क पे आता है तो हम देखते हैं कि आखिर किस नेता के सभा में भीड़ हो रही है, और खासकर युवा जो हैं आकर्षित हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है, मैं एनडीए के अंदर, मतलब जिसकी संभावना है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उसमें चिराग पासवान का, और दो युवा नेता बिहार में, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। दो युवा नेता का सभा जब भी होता है, जहां भी होता है, युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और युवाओं का वोट, मैं आज के डेट में कहता हूं कि युवाओं का वोट जो है, क्योंकि युवा सिर्फ आज के डेट में वोट देकर तय नहीं करते हैं राजनीति को, बल्कि डिजिटली भी उतने एक्टिव रहते हैं, कमेंट्स करते हैं। देश में जो भी चीज होता है, आप देखिए सिर्फ युवाओं के कमेंट भरे रहते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो उसमें चिराग पासवान परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो बीजेपी किसी भी कीमत पे चिराग को खोना नहीं चाहेगी, लेकिन मैंने कहा कि चिराग को दिखलाना भी है, इसलिए मांझी को शामिल करवा लिया गया, आरसीपी की बीजेपी में ज्वाइनिंग करवा दी गई। तो दोनों मामला है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी का मामला है, देखिए मुकेश सहनी बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुझे चिराग बराबर तवज्जो चाहिए, ऊपर से मुजफ्फरपुर की सीट चाहिए, और मुजफ्फरपुर किसकी सीट है? अजय निषाद की, जो सिटिंग सीट है बीजेपी की, और वो बीजेपी क्यों दे दे? तो मुकेश सहनी का भी डिमांड बड़ा है, चिराग के बराबर। एक तो चिराग को डील नहीं कर पा रही है बीजेपी, ऊपर से चिराग के बराबर सीट चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई चिराग का वोट जो है मल्लाह जाति से कम है,
पासवान जाति का वोट जो है मल्लाह जाति के वोट जो है बिहार में उससे कम है, कई परसेंट का अंतर है। तो मुझे बराबर का प्रतिनिधित्व चाहिए, ऊपर से मुजफ्फरपुर चाहिए। इस डिमांड को मानने में बीजेपी ये है रे। ऊपर से ये भी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बुलावा भेज दिया है कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाइए, तो इसलिए मुकेश सहनी का लेट हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कब शामिल होंगे, देखिए इसको लेकर थोड़ा पसोपेश है, क्योंकि चिराग और मुकेश सहनी का तो समझ में आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से जो मेरी जानकारी है लगभग चीजें फाइनल हो गई हैं। 3 सीटों की डिमांड उपेंद्र कुशवाहा ने की है बीजेपी से, 2 सीट फाइनल हो गया है। तो ये कभी भी हो सकता है कि इस बार जब अमित शाह आए तो उपेंद्र कुशवाहा की ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ही में जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। घोषणा कभी भी हो सकती है, चीजें लगभग उनके साथ फाइनल है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। लेकिन मामला फंस रहा है चिराग और मुकेश सहनी को लेकर, और यही कारण है कि मांझी की ज्वाइनिंग जो है वो पहले हुई है। कल विपक्षीय एकता के बारे में, कल 23 जून को जो यहाँ पे बहुत बड़ा बैठक ये लोग करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, सफलता है या विफलता मिलेगी नीतीश को? देखिए देवांशु भाई, सफलता तो मिलनी है। मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूं ये समझिए। ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि जहां पे 10 सर इकट्ठा होंगे, 10 ऐसे बड़े नेता इकट्ठा होंगे जो केंद्र की राजनीति को, देश की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करते हो। कौन बड़े नेता नहीं है? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एमके स्टालिन। कौन ऐसे नेता नहीं है जो आज के डेट में देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं? ममता बनर्जी तो 22 तारीख को ही पटना आ रही है। इतना हड़बड़ाहट क्यों है? लेकिन सबकी अपनी अपनी डिमांड। न केवल ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की भी कल ही पहुंचने की खबरें आ रही है। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री मतलब 23 के बैठक के लिए लोग 22 को ही बिहार में इन कर रहे हैं। लिट्टी चौका खाते खाते पहले तो एक सामंजस्य बनाएंगे ना कांग्रेस के खिलाफ, नहीं तो ये और यही कारण है ना कि सुशील मोदी ने कहा है कि भाई देखिए, ये बीजेपी हटाओ बैठक नहीं हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के लिए ममता, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार मिल रहे हैं। तो देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि सफल होगा। सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि सबको पता है कि इस बार 2024 में ईगो नहीं त्यागा ना, तो स्थिति इन रीजनल पार्टियों की बीजेपी क्या कर देगी सबको अंदाजा है, और बहुत हद तक इन्होंने बीजेपी ने कर दिया है। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं देश की राजनीति में कि रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खतरे में कहीं ना कहीं पड़ गया है, और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी जो है हर एक राज्य को कब्जाते जा रही है। ऐसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। रीजनल पार्टियों का अस्तित्व इससे पहले, मतलब रीजनल पार्टियां तय करती थी राष्ट्रीय पार्टी को, नहीं आपको इतने सीट पे लड़ना होगा। जी। कई राज्यों में स्थिति में हमने देखी है। तो रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है, और 2024 से पहले अपना ईगो इन लोगों ने नहीं त्यागा तो 2024 में के बाद क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मिल जाएंगे तो नरेंद्र मोदी हट ही जाएंगे, लेकिन शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मोदी सत्ता में आते भी हैं तो विपक्ष की संख्या जो आज की स्थिति में है, यानी विपक्ष नगण्य है, नगण्यता की स्थिति नहीं रहेगी, यानी विपक्ष पूरी तरह से हावी रहेगा। और ऐसी स्थिति में जब विपक्ष हावी रहता है ना सत्ता में, तब सत्ता पक्ष भी जो है कदम फूक कर लेती है। तो यही कारण है, ईगो को हटाया जाएगा, डिमांड्स रखी जाएंगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी मीटिंग में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, इसके बाद कई और मीटिंग होगी, लेकिन सफलता मिलनी चाहिए और मुझे जो उम्मीद है। गठबंधन का इतना पाया अगर जुड़े और कोई उसके शीर्ष पे बैठ जाए, क्या लग रहा है वो कितने दिन तक चल सकेगा? नहीं देखिए, अगर इस गठबंधन से कुछ निकल के भी आता है तो क्या हम एक मजबूत सरकार का सपना देख सकते हैं कि पूरा होगा, जो भारत को एकत्रित करके आगे बढ़े सभी वर्गों को लेके? देखिए, गठबंधन की सरकार ने ही कई बार जो सत्ता में बैठी रही सरकार है उसे हटाया है, ये हमने देखा है। भले ही सत्ता में आने के बाद वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर ये बताइए ना कि सुबह से लेकर शाम तक आप देखते होंगे बीजेपी के इस नेता ने विपक्षी एकता पर यह कहा, बीजेपी के फलना नेता ने विपक्षी एकता पर यह कहा, तो वार हो रहा है। तो समझिए कहीं ना कहीं डर है, डर समझते हैं ना? जी। कि कहीं वाकई ये लोग मिल गए तो मुश्किल तो खड़ी कर देंगे।
जी। तो मैं वही कह रहा हूं, डर है इसलिए अमित शाह बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। जी। डर है इसलिए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। डर है इसलिए बयान बार बार विपक्षी एकता पर चोट किया जा रहा है। तो यही कारण है। देखिए पहले भी इस तरह की, अब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तो सफलता मिली है, आगे भी सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन ईगो कम करना होगा। जी। तो देखिए चर्चा हो रही थी एनडीए में शामिल होने को लेकर जीतन राम मांझी के, और इसके बाद तमाम तरीके की राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है और इसे समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि बिहार की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ और आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है उसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है और बीजेपी से लेकर तमाम जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में वो अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। और विपक्षी एकता की बैठक से पहले जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है एनडीए में शामिल होने को लेकर, तो अब आगे और क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है ये एक देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।